नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सच तक पर। आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने वाले हैं आपको, जिन्होंने, मैं ये मानता हूं कि एटा डिस्ट्रिक्ट का और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का, दोनों ही जिलों का नाम कवियों की श्रेणी में एक उच्च स्तर पर रखा हुआ है। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि 7 वर्ष की अवस्था में पहली बार मंच पर गए और जो कविता उन्होंने प्रस्तुत की, उस कविता की गूंज एक समय ऐसा आया कि मुंबई के सिमारू टीवी चैनल पर वाह भाई वाह के शो पर भी गूंजती हुई नजर आई। तो मुलाकात करते हैं, आज आपसे रूबरू कराता हूं कवि सर्जन शीतल जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद केडी जी आपका। हाँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप बहुत सारी प्रतिभाओं को और बहुत सारे जो हमारे एटा के फैन हैं उन सबको अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। मैं चाहता हूं कि आप बहुत जल्द एक अपने मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, इस शो पर जो बुलाने का हमारा मकसद है जी वो सिर्फ ये है कि जो आज का युवा किसी भी ऐसी चीज़ों से जूझ रहा है जी जहाँ उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी उसे लग रहा है कि मैं ऐसे ये काम नहीं कर सकता, मैं ये वाला काम नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। जी तो हम उन्हें ये बता रहे हैं कि अपने इस शो के माध्यम से कि लोग कहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं और एक दिन किस लेवल पर पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत अच्छा। उसी शो में आपका आज एक आपका एपिसोड का जो हिस्सा रहा है, तो मैं सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप अपना एक बार परिचय करा दें सर। मैं मेरा बहुत छोटा सा परिचय है। कहते हैं कि व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उसकी यात्राएं कहाँ कहाँ तक जाएंगी। छोटा सा गांव है जो 200-250 लोगों की आबादी का गांव है। नगला डम्बर डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद एक का ब्लॉक में पड़ता है। और उस गांव से निकल करके मैंने अगर कोई पहला शहर देखा तो एटा देखा। इसलिए एटा से मेरा इतना लगाव है कि जन्म भले फिरोजाबाद जनपद में हुआ हो, लेकिन जहाँ कहीं भी मेरा परिचय होता है वो एटा के नाम से होता है। और एटा से होते हुए मैंने बहुत सारी यात्राएं की। यही अपना परिचय है छोटा सा। तो आपसे हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि जो शुरुआत जो आपने जैसे की थी, या शुरुआती दिनों में जैसे आपने आपको एक बहुत कम उम्र में शुरुआत जो आपने की, तो वहाँ उस समय आपका कैसा रहा? शुरुआत मेरी लगभग उम्र रही होगी वही 8-9 साल। और शायद मैं कक्षा 3 में पढ़ता था उस समय। हमारे ग्रामीण परिवेश का जो आप जानती है क्या रहता है, तो कभी साहित्य से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ फिल्मी गाने सुन लेते थे कभी कभार, है ना। और अपने जो लोक संगीत कार होते हैं उनको खूब सुनते थे। तो जो मेरे ऊपर जो बचपन में जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा, संगीत की बात अगर करें हम, तो जिन्हें मैं गुरु भी मानता हूँ, आचार्य राकेश शीतल जी। मेरे बचपन से वो आदर्श रहे और उन्हें बहुत सुनता था मैं। उनसे बड़ा लगाव रहता था। उनसे कभी मुलाकात नहीं थी, लेकिन उससे पहले उनसे मेरी लगाव था उनके प्रति। तो मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, तो उस समय 26 जनवरी थी। 26 जनवरी में हमें भाग लेना था, तो हमें मौका मिला कि आप कुछ कविता सुनाएं। तो मुझे संगीत से रुचि थी और थोड़ा बहुत ज्ञान भी था, मतलब गुनगुनाने का अच्छा मुझे वो था। तो मैंने उस समय एक फिल्मी गीत चलता था, वो हमारे उसमें ज़हन में घूमता रहता था कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तुमको सनम। तो मैं उसी के मतलब प्रतिगीत लिखा कि 26 जनवरी आया दिन सुवन, भारत के वीरों, भारत के वीरों, तुमको नमन। 26 जनवरी आया दिन सुवन। तो ये मैंने पहले वंदना एक तरह से गीत लिख मान लीजिए ये लिखा था। और वो मैंने अपने विद्यालय में पढ़ा, खूब सारी तालियां मिली, लोगों ने बहुत सराहा। तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये सब चलता रहा।
अच्छा सर, जैसे दूसरा सवाल है, जैसे मान लीजिए ये तो गाँव में क्या स्कूलों में जब हम रहते हैं, जी। तो स्कूलों में सबका मन रहता है कि हाँ, हम भी 26 या 15 अगस्त पे प्रोग्राम सेट जी, करेंगे। जी, जी। लेकिन पहली बार कविता के मंच पर पहुँचकर कविता आपने कविता की बड़ी लंबी कहानी है। हाँ, कविता का क्या रहा कि अपने परिवार में या रिश्तेदारी में या गाँव में या कहिए मतलब अपने आस-पास कविता का कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा ऐसा था जो मैं जिससे कुछ भी प्रभावित हुआ हूँ या किसी से जुड़ा हुआ हूँ, तो जिससे कुछ सीखने को मिले। हुआ ये कि पढ़ाई करते-करते शादी हो गई और शादी के 2-3 साल बाद मैं दिल्ली गया जॉब करने के लिए। तो मेरा जो काम था वो कविता से तो कहीं दूर-दूर तक उसमें कोई लेना-देना नहीं होता था उसका। मेरा काम था फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में काम किया मैंने। तो उसका ये काम था कि एक तरह से मान लीजिए कुछ लोग नहीं समझते हैं जो, उन्हें बता दूँ जैसे अपना जो लोकल में जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, वैसे इंटरनेशनल स्तर पे हमारा काम होता है बाई एयर बाई सी। तो उसका शायद से कोई कोसों तक कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, शायद से तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे अंदर क्या हुआ कि लिखने का जो एक पूत रहता है, जज़्बा वो रहता था, जब भी कभी मन किया तो कुछ अपना लिख दिए। लेकिन वो लिखते कैसे थे? उस समय ये होता था कि जैसे जो तरन्नुम जैसे हम कोई गीत गा रहे हैं और वो पंक्तियाँ मैंने गुनगुना करके उस गुनगुनाते हुए। हिसाब से मतलब पूरा कोशिश करते थे कि बिल्कुल सही लिखा है हमने अच्छा। और अपने दिमाग में बिल्कुल यही रहता था बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो कुछ लोग इसको बड़ा सराहते थे अपने जो जानने वाले होते थे, अरे आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप तो कविता लिखते हैं, ये है, वो है। तो हुआ ये कि मतलब धीरे-धीरे फेसबुक के माध्यम से हम साहित्यिक लोगों से जुड़ना शुरू हुए। सभी लोगों से। फिर मुझे किसी ग्रुप में जोड़ दिया किसी ने कोई परिचित था फेसबुक से, तो उसने मुझे किसी साहित्य ग्रुप में जोड़ दिया। उसमें क्या होता था कि साहित्य ग्रुप में वो लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ सब्जेक्ट देते थे और कोई एक छंद देते थे कि आपको इस छंद के उस पे आपको कविता लिखनी है। तो धीरे-धीरे मेरा जो लिखने का जो क्रम शुरू हुआ, वो उस ग्रुप से हुआ। उस ग्रुप से। तो उस ग्रुप में पहले वो क्या करते थे, वो दोहा छंद लिखना है आपको। तो दोहा पढ़ते थे, हम जानते थे कि दोहा ये होते हैं। अच्छा, लेकिन हमें जो उसकी जो मात्रा जो गिनने का जो वो होता था, वो हमें नहीं आता था। अच्छा। कि कैसे ये गिन लेते हैं कि 12, 11, 13, 14, 15 ये कैसे गिन जाती है। लेकिन वो धीरे-धीरे फिर हमने उसमें सीखना शुरू किया, तो वो बहुत जल्दी क्योंकि हमें लिखने का जो एक वो था, वो अपना पैरामीटर दिमाग में सेट कि हमने जैसे कोई भी पंक्ति गुनगुनाई और हमने उसको लिख दिया। लेकिन ये डाउट रहता था कि अरे कहीं गलत तो नहीं है, कहीं मात्राएँ इधर-उधर तो नहीं है। तो वो बहुत जल्दी मतलब 10-15 दिन में वो सब हमें दोहा, छंद, मुक्तक ये सब आ गए और धीरे-धीरे चौपाई लिखना शुरू कर दिया। चौपाई के बाद में सुर उठा, रोला, बहुत सारे छंदों का मतलब जो काम था वो महीने, 2 महीने, 3 महीने सीखना शुरू किया तो सब धीरे-धीरे लेवल पे उसमें सारा कुछ लिखते रहे। सब्जेक्ट मिलता था तो उस पे लिखते थे। उसके बाद ये हुआ, अभी तक हम लिखना शुरू कर दिए, लेकिन हमें किसी भी जो मंची जो कवि होते हैं, जो मंच पे जो कार्यक्रम होते हैं कवि सम्मेलन की दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ थे हम उस समय तक। अच्छा, लिख रहे थे लेकिन हमें किसी को कोई नहीं जानते थे, ना किसी से कोई लेना-देना था। तो एक दिन हुआ ये कि जिनका मेरी मतलब साहित्यिक जो ज़िंदगी है, उस साहित्यिक सफ़र जो मेरा रहा है, वो यात्रा में उनकी बहुत अहम भूमिका है। मैंने अपना एक तरह से ये मान लीजिए गॉडफ़ादर बन के आए। उनका नाम होता है रणवीर सिंह अनुपम। रणवीर सिंह अनुपम अपने मैनपुरी के आस-पास से कहीं रहने वाले हैं वो। फिर वो दिल्ली में किसी उस समय शायद वो मंत्रालय में कहीं कार्यरत थे, वो अच्छे पद पे कार्यरत हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो मेरी वो कविताएँ उस ग्रुप में वो पढ़ते थे, सराहते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे उस ग्रुप में ये हुआ कि उसमें ये रखा कि आप अपनी 2-2 कविताएँ, 2-2 मुक्तक या 2 दोहा आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके डालेंगे। तो उसमें क्या होता था, प्रतियोगिता होती थी, जिसका प्रेजेंटेशन जिसका बेस्ट जिसकी अच्छा हुआ उसको हम सम्मानित करेंगे, उसको एक प्रमाण पत्र देते थे ऑनलाइन। अच्छा। तो उन्होंने मुझे सुनने के बाद में 1-2 बार ऐसी प्रतियोगिता हुई तो कई बार सुना। उसके बाद फिर उनका मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया शाम को। उस समय मैं तुगलकाबाद दिल्ली में एक आईसीडी है, कंटेनर डिपो, वहाँ था और उनका फ़ोन आया तो मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन फिर भी मैंने कहा भाई साहब का फ़ोन आया है, पहली बार फ़ोन आया है, बात करता हूँ। तो मैं वहीं मुझे याद है अच्छे से कि मैं
पार्क में पहुंचा, क्योंकि वहाँ बहुत सारा शोर शराबा होता है, फोटलेट दुनिया की मशीनें चलती हैं वहाँ पर। मैं एक साइड पार्क में जा करके उनसे बात की। तो जब उनसे काफ़ी देर बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि सर्जन आप बहुत अच्छा लिखते हो और बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो आप गोष्ठियों में क्यों नहीं जाते हो? मैंने, भाई साहब गोष्ठी क्या होती है? मैं तो किसी गोष्ठी जानता ही नहीं हूँ, कहाँ गोष्ठियाँ होती हैं। तो बोले, अरे कभी लोग अपनी अपनी कविता सुनते हैं, सुनाते हैं और कविताओं पर चर्चा होती है। तो मैंने कहा भैया मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो वो व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे पहले कवि जो गोष्ठी कराते थे, शैल गोदावरी जी हैं दिल्ली में, और हिंदी गौरव के नाम से उनकी एक संस्था है, हिंदी के लिए बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। तो उनकी गोष्ठी होती थी, उन्होंने मुझे रविवार का दिन था, उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद में मैंने अन्य कवियों को सुना लाइव, और सुनने के बाद में जब मेरा नंबर आया तो मैंने खुद भी सुना। लेकिन सुनाया तो मुझे एक डर था मेरे अंदर, मतलब पता नहीं मुझे कैसे लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जो जितनी भी जो कवि थे सबसे अपरिचित था। तो मैंने जब सुनाया तो लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, और पसंद करने के बाद उसमें कई सारे कवि ऐसे थे कि जो अन्य अन्य दिनों में अपने अपने यहाँ पे गोष्ठियाँ अपने अपने क्षेत्र में कराते थे। उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया, बोले कि आप हमारे यहाँ गोष्ठी में आइए। तो यानी आप ये मान लीजिए कि उसी गोष्ठी से मेरे सारे द्वार खुलना शुरू हो गए। आप लगातार फिर उसी में? महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर मेरा ये इतना विस्तार हुआ कि दिल्ली के जो जितने जो गोष्ठियों वाले कवि थे सबसे मेरा परिचय हो चुका था। एक अच्छे युवा कवि के रूप में सबसे अच्छा परिचय हो गया मेरा, और सब बड़ा स्नेह करते थे। उसके बाद में ये कहिए कि मतलब माँ सरस्वती की कृपा ऐसी रही कि शायद मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतनी जल्दी और इतने कम समय में इतने ऊंचे स्तर तक हम स्थान तक पहुंच सकते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने जैसे आपकी जो लाइन थी वो क्लियर हो गई कि मुझे इसी लाइन में काम करना है। जी। तो आप लोग अब तक कितने प्लेटफॉर्म पे काम कर चुके हैं? मतलब कहीं न कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पहुँच दरअसल चुके हैं? मेरी जो लाइन थी, लाइन क्लियर ये थी, मैंने वो पहले ही आपको बताया कि जो जो मैं कार्य कर रहा था, जिससे मेरी रोजी-रोटी चल रही थी, वो जो कार्य कर रहा था उसका और मेरा कविता का 36 का आंकड़ा था, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? अब आप प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप कवि सम्मेलन करने की सोच रहे हैं, तो आप शायद मुझे लग रहा है कि बहुत गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो आपको 2 दिन की भी छुट्टी दे दे इतना महीने में। समय ही नहीं मिल पाएगा। इतना समय नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, मेरे जो कार्य करने की शैली थी, वो ऐसी थी कि मैंने अपने ऑफ़िस में भी अपनी एक अलग छाप छोड़ रखी थी, और बड़ा लोग सम्मान करते थे और बड़े प्यार से पेश आते थे मुझसे। हमारे डायरेक्टर भी कहते थे कि यार सर्जन, तुम जब कविता में कहीं जाते हो और मैंने तुम्हें सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम जाया करो। तो वो भी मतलब सपोर्ट करते थे। तो धीरे-धीरे मंची यात्रा शुरू हो गई। लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी सही हो, लेकिन प्राइवेट नौकरी तो नौकरी है, कब तक सहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। एक दौर ये आया कि मैं 15-15 दिन कवि सम्मेलनों में व्यस्त, 15 दिन ऑफिस में पहुंच रहा हूँ। तो धीरे-धीरे हर जगह चुगलखोरी ये ऐसी बीमारी है हमारे बिल्कुल, देश में बिल्कुल। कि वो हर जगह मिलते हैं। तो धीरे-धीरे हमारे डायरेक्टर साहब के कान भरने लगे लोग, अरे ये तो आधे से ज़्यादा समय तो कवि सम्मेलन भी निकाल लेते हैं, आप उनको क्यों रखते हो, क्या फ़ायदा है इनसे, ये है, वो है। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनका एक स्नेह था मेरे प्रति, वो कहते थे कि नहीं, वो लड़का अच्छा काम कर रहा है, और ऑफिस में भी उसका सबसे हट के काम होता है। आज तक उसकी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, और ये था। मुझे अगर कोई टारगेट ऑफिस में मिला, भले मुझे रात में 12 बजे जाना पड़े, सुबह 4 बजे आना पड़े, लेकिन जो टारगेट ले लिया वो समय से पहले मुझे निपटाना है, ये मेरा रहा। तो धीरे-धीरे मेरी यात्रा ऐसे शुरू हुई, और धीरे-धीरे कब मैं मंचों तक पहुँच गया, मतलब आप ये मान लीजिए कि गोष्ठियों से महीने, 4 महीने के समय के दौरान ही मैं मंचों पे पहुँच गया। ये रहा। अच्छा, जैसे मतलब आपका देश के ऐसे बहुत से कवि होंगे जो उस समय आपके साथ शुरुआत कर रहे थे। तो जब आज आप एक नेशनल लेवल पे आप शो कर चुके हैं, और तो वो भी कहीं न कहीं आज उस लेवल पे होंगे। तो ऐसे कोई जी। बहुत से कवि होंगे जिनके साथ आपने काम किया है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कौन-कौन से आप प्लेटफ़ॉर्म मैं पे जाके जो काम किया वो ज़रा? ये बड़ा सौभाग्य रहा कि आप ये मान लीजिए कि मैंने मंची जो यात्रा शुरू हुई मेरी, वो भी बड़े अच्छे उससे हुई। पहला मंच जो मैंने किया, वो दिल्ली में एक कवि सम्मेलन दुनिया का एक बहुत अनोखा नाम है, राष्ट्रीय कवि संगम।
जिसके माध्यम से देश में हजारों की संख्या में कवि निकल के आते हैं। तो उनका कविता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। उस संस्था से उनकी गोष्ठियों में मैं जाना शुरू किया, शायद 2-3 गोष्ठियों में गया होऊंगा मैं। उसके बाद में उनका एक कार्यक्रम होता है दिल्ली में, दस्तक नई पीढ़ी करके, तो उसमें वो 10 कवियों का सिलेक्शन करते हैं देश से, और उन 10 कवियों में मेरा नाम था। तो वहाँ से मेरी मंची यात्रा शुरू हुई। अब उसके बाद में अगर मैं कहूँ तो माँ सरस्वती की ये कृपा रही कि कई बार मुझे लोगों ने फोर्स किया कि आप उनसे जाके मिल लो, उनसे जाके मिल लो, लेकिन नहीं, मैंने हमेशा धैर्य रखा। मैं मिलूंगा, लेकिन समय आने पे मिलूंगा। और माँ सरस्वती ने ऐसा आशीर्वाद रखा कि जो मैंने चाहा कि मुझे इसके साथ मंच साझा करना है, इसके साथ मंच साझा करना है, नए कवियों की एक ये बड़ी तमन्ना रहती है कि हम बड़े बड़े कवियों के साथ मंच साझा करें। तो देश में अगर 1-2 कवियों का नाम अगर मैं न लूँ, उनमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं कि जिनके साथ मैंने कोई मंच साझा नहीं किया है। अदरवाइज देश के जितने प्रतिष्ठित कवि हैं, चाहे वो मंची हों और चाहे वो साहित्यिक हों, साहित्यिक कवियों के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा तालमेल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में मंगल नसीम जी हैं, जो बहुत अच्छे शायर हैं। उनके साथ मुझे कई बार बैठने का और उनके साथ पढ़ने का, सुनने का सौभाग्य रहा। उसके बाद में देश का एक बहुत बड़ा नाम जो आज हमारे बीच में नहीं है, ये साहित्य जगत की बहुत बड़ी क्षति है, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, जिनकी कविताएं आप अगर कहीं भी सुनेंगे तो हर दूसरे तीसरे मोड़ पर कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाएंगे। उनके मुक्तक इतने वायरल हैं कि हर महफिल में जब कवि सम्मेलन का कहीं संचालन सुनते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे सुप्रसिद्ध कवि और हृदय के सुकोमल डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के साथ मुझे कई बार मंच साझा करने का अवसर अगला मिला। सवाल हमारा ये है कि आपने कविता जगत में तो एक नाम बना ही लिया, साथ ही काफ़ी ऐसे चैनल हैं जहां आप पहुंचे हैं, तो एक बार जरा उन चैनलों के बारे में बताएंगे कि वहाँ जो आपका डिस्कस रहा। मेरा शुरुआत सबसे जो पहले शुरुआत हुई वो आकाशवाणी से हुई। आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली में कई बार पढ़ चुका हूँ, और आकाशवाणी आगरा कई बार पढ़ चुका हूँ। उसके बाद में DDUP दिल्ली, DDUP लखनऊ, वंश मोड़ करके एक कार्यक्रम आता था। अभी शायद पुनः उसका कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है, बीच में बंद हो गया था 2-3 साल के लिए। उस कार्यक्रम में मैंने सहभागिता दी। उसके बाद में दिल्ली दूरदर्शन केंद्र में भी एक बार पढ़ने का अवसर मिला। उसके बाद में बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें भी काफ़ी पाठ करने का मौका मिला। और अभी फिलहाल में जो अभी कार्यक्रम जो एक बहुत फेमस कार्यक्रम रहा शेमारू टीवी पे, आदरणीय शैलेश लोढ़ा जी जो होस्ट करते थे इस कार्यक्रम को, वाह भाई वाह, वाह भाई। वाह भाई वाह, उस कार्यक्रम में भी मुझे जाने का अवसर मिला। तो ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अच्छा सर, जैसे चर्चा करने का वाह मौका वाह भाई वाह शो पर जब आप गए मिला। जी, तो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसा कि कई बार सोचते हैं गाँव कि से जैसे जाके मुंबई, मुंबई तक पहुँचना। बिल्कुल बिल्कुल मुंबई, हालांकि मेरे अंदर बड़ी गंभीरता है, मैं बड़ा गंभीर व्यक्ति हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा झापाबाजी दिखाने से थोड़ा दूर रहता हूँ। तो हालांकि लोग जब जैसे ही किसी को मौका मिलता है तो लोग तुरंत उसको बताने लगते हैं और वो पोस्ट डालने लगेंगे फेसबुक पे, प्रचार करने लगेंगे कि मेरे लिए वहाँ से निमंत्रण आया है, निमंत्रण आया है। पढ़ने का मुझे अवसर मिला है। और ऐसा हुआ भी उस दौर में, बहुत सारे लोगों ने किया। और ये गौरव की बात थी कि मतलब हाँ बिल्कुल। सबको वहाँ मुंबई तक जाने का अवसर मिला। और शैलेश लोढ़ा जी बड़े दिल के इंसान हैं वास्तव में, जो युवा पीढ़ी के लिए, युवा कवियों के लिए जो उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। वो सच्चे माँ सरस्वती के साधक हैं, सच में कही जाए तो ये है। मुझे मौका मिला, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। मैं जब दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली से मैंने जब फ्लाइट मुंबई के लिए पकड़ ली, तब मैंने बताया कि आज मैं मुंबई जा रहा हूँ। फिर भी मैंने ये नहीं बताया कहाँ के किस लिए जा रहा हूँ। उसके बाद में लोग समझ गए कि मतलब उस समय चल रहा था वो शो,
जो कि आप उसी शो में गए होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकारों से मिलने का अवसर भी मिला। संतोष आनंद जी से मुलाकात हुई, काफ़ी देर घंटों बात हुई उनसे, कविताएं सुनाई उन्होंने अपने। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी थे और बड़े भाई गौरव चौहान जी थे उसमें, और भी बहुत सारे कवि थे। बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जो शैलेश लोढ़ा जी का जो अपने नवांकुरों के लिए जो प्रेम है वो बात बिल्कुल अद्भुत है। ये मान लीजिए। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल पूछने से पहले, जी जैसे हमारे दर्शक जानते हैं कि आज अब हमारे बीच आप एक कवि के रूप में मौजूद हैं, तो एक कोई ऐसी कविता जी की 4 लाइनें जो लगातार आपने जो गुनगुनाई हैं, और बहुत सी कविताएँ मैंने आपकी सुन रखी हैं। जी 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 मेरी जो सबसे जो मुख्य 4 पंक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब वायरल रहती हैं, हुँ, और उसने देश में एक पहचान बनाई। उसको कई कथावाचक भी अपनी कथाओं में पढ़ते हैं, जो वो अच्छा। अच्छी स्तर की वृंदावन पैटर्न की जो कथाएँ कहते हैं, वो लोग उन पंक्तियों को गुनगुनाते हैं। तो पंक्तियाँ यूँ हैं कि सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया, प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया। ये पंक्तियाँ लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे एक आखिरी बस सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो पूरा अब तक का जो सफ़र रहा, जी इस सफ़र के बाद, क्योंकि देखो हमने जो जिया है वो हमें पता है कि हम उसको किस तरह से फेस करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। जी तो जो हमारे दर्शक हैं या जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए कोई एक ऐसी छोटी-सी कहानी जो उन्हें प्रेरणा दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जागृत करे? आगे बढ़ने की जागृति ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं शॉर्टकट मार के और आगे ऊंचाई तक पहुंच जाऊँ, लेकिन सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। अगर आप शॉर्टकट से जाएंगे तो निश्चित ही आपको कभी ना कभी किसी मोड़ पर शर्मिंदगी महसूस होगी। बिल्कुल। आप कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से टकराएंगे कि आपको जो बीच की जो वो गैपिंग होगी, शॉर्ट में क्या होता है कि हम यहाँ थे और किसी के कंधों में बैठ करके आज 2 किलोमीटर आगे पहुँच गए। अब जो बीच में जो यात्रा करके व्यक्ति आ रहा है, वो अगर हमें कहीं उससे मुलाकात होगी कभी, और आप कहेंगे कि मैं वहाँ से आया हूँ, तो वो सीधी सी बात है, वो यही सोचेगा कि उसी रास्ते से आया रास्ते हूँ, में तो मैं भी आया हूँ, मिले नहीं आप। उसी रास्ते से मैं भी आया हूँ। तो अगर वो व्यक्ति आपको जब उस समय अगर ये पूछेगा कि उस रास्ते में क्या क्या है, तो आप उस समय लड़खड़ा जाएंगे, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप उस रास्ते से गुजरे ही नहीं हैं। गुजरे ही। आप तो किसी कंधों में बैठ करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी यात्रा आप कर रहे हैं, वो धैर्य के साथ करें और पूरी संतुष्टि और पूरे मनोयोग से करें। ये नहीं है कि मतलब हम पता चला कि वो 2 पंक्तियाँ लिख ली। आजकल जो ट्रेंड ये चल रहा है कि कैसा भी उल्टा सीधा लिख दिया, हम कवि हो गए। और जहाँ तक कि लोग सीधा राष्ट्रीय कवि लिखना शुरू कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी कहीं कवि लिखने की भी श्रृंखला में, मैंने आज तक कभी अपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी कभी नाम लिखा है, क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये उम्र भर सीखने की है। और ये हमने अपने जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष जिनके पास हम बैठे, चाहे कुंवर बेचैन जी हों, मंगल नसीम जी हों, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं, और जो अच्छे अच्छे मर्मज्ञ लोग हैं, कविता को जीते हैं, जो साहित्य से लेकर के और मंच की साहित्यिक दुनिया तक जो देश का एक बहुत बड़े नाम है, उनके साथ बैठते हैं तो वो बताते हैं कि भाई हमने क्या क्या कष्ट झेले हैं, कैसे कैसे यात्राएं की हैं, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कभी भी किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर शॉर्टकट आपने मारा तो आप निश्चित एक दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको नीचा देखना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आजकल कवि हों चाहे कोई भी हो, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करें और सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा सर, जैसे आपकी एक कविता है जो मैंने काफ़ी सुनी हुई है, वो राधा वाली कौन सी है जो आप कई मंचों पे आपने जी सुनाई जी है? जी जी तो वो एक विदा लेने से पहले एक हाँ, एक एक मैंने उस छंद छंद को लिखा, आप वो छंद अपने ही उसी कई तरीके जी में। जी 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 हाँ, वो छंद काफ़ी लोगों ने पसंद किया। वो छंद ये है कि यशोदा के लाल ने गुलाल लाल गाल पर ढंग से मला,
तो लाल लाल हुई राधिका, लाली लाल बाली लाल, काली चुंदरी भी लाल, शीश से ले पाँव लूं, बेहाल हुई राधिका। प्रेम रंगे रंग का चढ़ा था रंग ऐसे कुछ, मोहन जो जड़ हुए डाल हुई राधिका। नटवर नागर ने नेह से निहारा जग, नैनन में नीर ले निहाल हुई राधिका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप सर की कविताओं को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इनके चैनल, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा। सर किस नाम से है आपका? सज्जन शीतल के नाम से ही सर्च कर सकते हैं आप। अच्छा, सर्जन शीतल जी। के नाम से सर्च कर सकते हैं। चैनल है शायद हास्य कवि सम्मेलन, स्वच्छ साहित्य। स्वच्छ साहित्य के नाम से भी है, और एक चैनल मेरा हिंदी हास्य कवि सम्मेलन के नाम से, एक विराट हिंदी कवि हास्य, सम्मेलन के हाँ। नाम से है। तो वहाँ जाके सर की कविताएं सुन सकते हैं और आगे आपसे और किसी भी कहानी से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।